अमित और सौरभ चुपचाप से रवि की होने वाली बेइज्जती को जी भर के महसूस करने के लिए चुपचाप एक साइड खड़े हो गए थे। जी वो हम आपसे नहीं पुलकित सर से कहना चाह रहे थे। सोनम के इतना कहती रवि का मुंह उतर गया था और उसके उतरे हुए मुंह को देखकर सौरभ, अमित और रश्मि चुपचाप अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़े। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझसे बात करें या फिर पुलकित से, एक ही बात है। आखिर हाँ हम दोनों बेस्टीज हैं, है ना। रवि ने बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से पुलकित की तरफ देखा कि शायद यही उसकी रापों को सोनम के सामने गिरने से बचा ले, पर पुलकित भी रवि की बात सुनकर हंस पड़ा था। साले सबके सब दोस्त कमीने निकले। रवि मनी मन बड़बड़ करते हुए वहां से एक साइड पर जाकर खड़ा हो गया था। बताइए क्या कहना था आपको मुझसे। पुलकित बातचीत करने के तरीके में अमित से भी 2 कदम आगे था, स्वीट एंड लविंग। बस हमें आपको कंग्रेचुलेट करना था, आपके और पीयू के लिए। हम सच में आप दोनों के लिए बहुत बहुत खुश हैं। हमारे पीयू के लिए आपसे बेस्ट लाइफ पार्टनर तो और कोई हो ही नहीं सकता। सोनम के मन की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। और मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। पुलकित ने सोनम की तरफ देखकर फिर एक झलक अमित की तरफ देखा, जो बेशक इस समय सौरभ के साथ मिलकर रवि की लेग पुलिंग कर रहा था, पर फिर भी वो बीच बीच में एक नजर सोनम को देखकर मुस्कुरा उठता था। सोनम की नजरें भी अमित की तरफ चली गई थी और कुछ पल के लिए वो भी अमित की मासूम सी हंसी में खो गई थी। पुलकित के जबरन खांसने पर वो जैसी होश में आई तो बात बदलने की गरज से उसने पुलकित से कहा कि वैसे आपने ये बात पीयू को बताई कि नहीं। थोड़ी सी बता दी और थोड़ी सी नहीं, पुलकित ने कहा। मतलब, सोनम उलझते हुए बोली, कुछ बातें मिलकर बताने में अच्छा लगता है ना, तो बस अभी के लिए बस इतना ही बता दिया है कि मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ और बाकी की बातें मैं मिलकर ही बताऊंगा उसे। पुलकित भी जैसे ये सब बताते हुए एक अलग ही दुनिया में खो गया था। ठीक है, फिर हमें भी इंतजार रहेगा आपकी दिल्ली आने का, सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा। उधर कुछ देर तक इधर उधर की गप्पे मारने के बाद उन सब ने मिलकर थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर शाम को कहीं घूमने का प्लान बनाकर वहां से निकल गए। रश्मि को भी अब सोनम और अंजलि के साथ काफी सहज महसूस होने लगा था और अब वो खुलकर उन दोनों की कंपनी को एंजॉय कर रही थी। अमित ने बता दिया था सबको कि बस 2 दिन बाद ही उन लोगों को पूरे 1 महीने की प्रेपरेशन लीव मिल रही है। उसके बाद फाइनल ईयर वालों के और जूनियर्स के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ ही होंगे, तो इस बीच सबको अपने अपने घर पर जाकर थोड़ा रेस्ट भी करना है और घर पर छोड़े गए कामों को भी पूरा करना है। अमित ने ये बात सोनम की तरफ इशारा करते हुए कहा था। उसका मतलब अवनी और मयंक की शादी से था, जो मात्र उन दोनों की प्रैक्टिकल इवेंट में शामिल होने की वजह से टल गई थी। वो तो महीने भर बाद की बात है, तुम लोग मेरी हेल्प अभी और तुरंत करो, रवि ने सौरभ, पुलकित और अमित को रोकते हुए कहा। रश्मि ने सोनम और अंजलि से कहा कि हम लोगों को चलना चाहिए, ये लोग तो अब रुक गए हैं, फिर पता नहीं कब तक रूम पर आए, बेकार ही हम लोग इन सबके चक्कर में यहाँ खड़े रहेंगे। हालांकि अंजलि का मन तो नहीं था रूम पर जाने का, पर जब सोनम ने उसे इशारा किया थोड़ा सा तो वो मान गई थी चलने के लिए। रश्मि ने जब कुछ आगे चलकर सोनम और अंजलि को बताया कि वो रवि से झूठी नाराजगी दिखाकर जानबूझकर रूम के लिए निकल आई है, तो सोनम और अंजलि हैरानी से रश्मि को देखने लगी। ये सच में काव्या की दोस्त है? अंजलि धीरे से सोनम के कान में फुसफुसाई। सोनम ने उसे इशारे में चुप रहने को बोल दिया। अरे कुछ नहीं होगा, रवि को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे, और उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उन दोनों जिनसे वो मुझे मनाने के तरीके सीख रहा है। तो जब तुम सबको जानती हो तो फिर क्यों बेचारे की जान सुखा रही हो? अंजलि ने कुछ सोचते हुए कहा। बस ऐसे ही, कभी कभी बिना किसी बात के रूठने मनाने का भी अपना अलग मजा होता है, रश्मि ने उन दोनों की तरफ एक आंख विंक करते हुए कहा। सोनम और अंजलि दोनों एक दूसरे को हैरत भरी निगाहों से देखने लगी थी। रश्मि ने अंदर कमरे से आवाज देते हुए कहा कि अब अंदर भी आ जाओ और प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, मैं शाम को रवि के साथ बाहर डिनर डेट पर क्या पहन के जाऊं। सोनम और अंजलि मुस्कुराते हुए अंदर कमरे में चली गई, जहां रश्मि पहले से अस्त व्यस्त फैले हुए कपड़ों के ढेर के बीच में बैठी हुई थी और उसके चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उसे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे शाम को कौन सा आउटफिट पहनना चाहिए। लाइए हम मदद कर देते हैं, सोनम ने कहा और एक ड्रेस को उठाकर वो आराम से देखने लगी। अब क्या किया तूने जो तेरी नई नवेली गर्लफ्रेंड गुस्सा होकर चली गई और तू हम सब के प्राण खाने पर उतारू है? सौरभ ने रवि को छेड़ते हुए कहा। अरे पता नहीं यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, और फिर भी रश्मि नाराजगी दिखाते हुए चली गई। रवि भी मुंह बिदोरे खड़ा हुआ था। अब काव्या की सहेली थी तो कुछ तो असर होगा ही ना, आखिर इतनी जल्दी थोड़ी ना वो एकदम से सही हो जाएगी। अमित भी फिरकी लेने से चूक नहीं रहा था रवि की, और वैसे भी सोनम से बात सुनने को तो तू ही मरा जा रहा था ना, तो फिर अपनी नई नई बनी हुई गर्लफ्रेंड के सामने तो किसी और लड़की को इतनी तवज्जो देगा तो उसका रूठना तो बनता है मेरी जान। सौरभ ने रवि के दोनों गालों को कसकर पकड़कर खींचते हुए कहा। अरे वो सब तो मैं बस यूं ही मस्ती कर रहा था, अब मुझे क्या पता था कि रश्मि इतनी सी बात पर मुंह फुला लेगी। रवि का चेहरा उतर गया था। चलो अच्छा है, अब इसी बहाने सबके पास साइलेंट मैसेज पहुंच गया कि सोनम से दूर रहे। उनके पास रहने का, उनसे कुछ भी कहने का, कुछ भी सुनने का, उन्हें करीब से महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, क्योंकि सोनम सिर्फ अमित की है, सिर्फ अमित की। अमित मनी मन खुद के ख्यालों में खोया हुआ था। अमित को यूं ख्यालों में खोए हुए देखकर पुलकित जान गया था कि उसका ये अड़ियल दोस्त क्यों और किस लिए मुस्कुरा रहा था। ओए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह तू खड़े खड़े स्माइलिंग पोज दे रहा है। रवि का मुंह अभी भी बिगड़ा हुआ था। हाँ तो क्या करूं मैं? रश्मि को तू जानता है ना बेटर तरीके से, या फिर हम में से कोई। अब अगर शाम को उसे डिनर डेट पर लेकर जाना है तो फिर अपना दिमाग खुद खर्च कर। मुझे और पुलकित को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी काम है, अमित ने कहा और पुलकित को इशारा कर दिया वहां से निकलने के लिए। हाँ देख ली तेरी दोस्ती, साले जब मुझे तेरी जरूरत है तब तू यूं नजरें फिराकर जा रहा है, अब मेरी मदद कौन करेगा? रे देवा उठा ले, रे देवा उठा ले। ये मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले रे बाबा। रवित वहीं मेस के बाहर बने ग्राउंड में फैल गया। ओए हेरा फेरी के बाबू राव, ज्यादा नाटक किया ना तो फिर सच में तू उठ जाएगा, और ये काम देवा नहीं मैं करूंगा, समझे? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाकर जब स्टूडेंट्स लिस्ट जमा करेंगे तभी उनके महीने भर की लीव सैंक्शन होगी ना हलकट, और उस लिस्ट में हर पेज पर मेरे और पुलकित के सिग्नेचर होने, क्योंकि प्रैक्टिकल इवेंट में अगर तुझे याद हो तो हम दोनों ही तुम सबके ऑब्जर्वेशन ऑफिसर्स थे, तो अब अगर आपके आ गया हो तो हम दोनों जाए यहाँ से। अमित ने रवि के सामने अपने हाथों को जोड़कर कहा। हाँ अब अगर ये बात है तो फिर ठीक है, तू जा। यार मेरी प्रॉब्लम का क्या? रवि ने बेमन से उन दोनों को वहां से जाने के लिए बोल दिया था। अरे उसके लिए मैं हूं ना, तेरा जिगरी यार, ये सौरभ द ग्रेट। सौरभ ने रवि के कंधे पर धौल जमाते हुए कहा। इन दोनों को इनका काम निपटाने दे, चल मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, सौरभ ने कहा और रवि को अपने साथ अपने रूम की तरफ लेकर चल दिया। शाम को रवि रश्मि को लेकर डिनर के लिए चला गया। रश्मि ने आज शाम की इस खास डिनर डेट के लिए एक ऑफ शोल्डर व्हाइट कलर का टॉप और ब्लू डेनिम जीन्स पहनी हुई थी।
बालों को उसने फोल्ड करके एक हल्का सा ढीला सा जूड़ा बना लिया था, जिसमें से 1-2 लट निकलकर उसके गालों पर झूल रही थी। आंखों में गहरा काजल और हाथ में स्टाइलिश घड़ी पहने हुए वो काफी हॉट एंड बोल्ड लग रही थी। रवि तो उसे देखने के बाद अपनी पलकें झपकाने ही भूल गया था। रवि भी ग्रे कलर की कॉलरलेस टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स में काफी डैशिंग लग रहा था। रूठना मनाना, और जब तक खाना आता उसने बात करने की गरज से तब तक इधर उधर देखते हुए रश्मि से धीरे से अपनी सुबह की हरकत के लिए सॉरी बोल दिया। रश्मि ने मुस्कुराते हुए इट्स ओके बोल दिया और आराम से कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। ये क्या है, तुम मुझसे नाराज होगी ये सोचकर मैं सुबह से लेकर अपना और अपने सब दोस्तों का खून जला रहा था, और तुमने तो बस एक सिंपल सा इट्स ओके कहकर पल्ला झाड़ लिया। रवि ने रश्मि के इस ठंडे इट्स ओके पर आपत्ति जताते हुए कहा, अब जब मैं तुमसे नाराज ही नहीं हूँ तो फिर क्यों ओवर एक्टिंग करूँ कि हाँ मुझे तुम्हारे सॉरी की बहुत जरूरत है और मैं मरी जा रही थी कि तुम मुझे कब सॉरी बोलोगे। हाँ, रश्मि ने हंसते हुए कहा, मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? रवि ने हैरानी से पूछा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, रश्मि ने हौले से मुस्कुरा कर कहा। तो फिर वो क्या था जब तुम मुझे घूरते हुए आगे चली गई थी और वो भी आंखों में गुस्सा लिए? रवि सुबह की बात को याद करते हुए बोला। वो तो बस ऐਵੇਂ ही, मेरा मन कर रहा था कि मैं तुम्हें कुछ सताऊं। रश्मि ने हल्के मूड में कहा। हैं, मतलब मेरी जान सूख गई और तुम ऐਵੇਂ ही मजा ले रही थी मेरा? रवि का मुंह बिगड़ गया था। ओहो, अब तुम ये रूठना मनाना छोड़ो, खाना आ गया है, चलो खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। रश्मि ने खाने के बोझ का ढक्कन हटाते हुए कहा। भूखी कहीं की, मेरा खून जलाकर इसे खाने की पड़ी है, रवि ने मनी मन बड़बड़ाते हुए कहा। दोनों ने फिर खाना खाया और लास्ट में एक आइसक्रीम का कोन पकड़कर पैदल ही टहलने के लिए निकल पड़े। अमित और पुलकित भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम निपटाकर शाम को AFMC के क्लब हाउस में जाकर स्पोर्ट्स के मजे ले रहे थे, टेबल टेनिस के। उन दोनों का ही फेवरेट पास टाइम। सौरभ उन दोनों का रेफरी बना हुआ था और वो कभी पुलकित के फेवर में पॉइंट कर देता और कभी अमित के फेवर में। अमित और पुलकित दोनों ये समझ रहे थे कि ये सब सौरभ जान कर रहा था, उन दोनों को परेशान करने के लिए। कुछ देर तक दोनों अनजान बनकर सौरभ के हिसाब से खेलते रहे और फिर एक दूसरे को कुछ इशारा करते हुए सौरभ के ऊपर लद गए और कुछ देर तक उससे गुत्थम गुत्थी करने के बाद उसे अपनी बाहों का सहारा देकर ऊपर और नीचे हवा में लहराने लगे। अबे सालों, कमीनों, कुकर मुत्तों, मुझे नीचे उतारो। अरे अलकायदा के आतंकियों, अबे कोई अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है क्या? सौरभ हवा में ऊपर नीचे उछलते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था। अच्छा, और तू जो कर रहा था वो क्या था? साले बोंगड़, जानबूझकर हमें आपस में उलझाने की कोशिश कर रहा था, अमित ने शरारत से हंसते हुए कहा। अब जब तू हमारे मजे ले सकता है तो फिर हम भी थोड़ी देर तो तेरी खातिरदारी कर ही सकते हैं ना, पुलकित ने भी अमित की तरफदारी करते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है तुम दोनों का। अबे जीजा साले की जोड़ी नीचे उतारो, मुझे मेरा सर घूम रहा है, सौरभ ने उन दोनों की मिन्नतें करते हुए कहा। अमित और पुलकित ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया और फिर एक साथ सौरभ को हवा में लहराते हुए जमीन से थोड़ा सा ही नीचे छोड़ दिया। अरे मर गया रे, सत्यानाश है तुम दोनों कुकर मुत्तों का। सालों, तुम दोनों के बच्चे ना मुझे तुमसे भी ज्यादा प्यार करेंगे। तुम दोनों को शादी के बाद 1 साल तक अपनी अपनी वालियों का मुंह ना देखने को मिले। हाय राम, नालायकों, अलकायदा के कारिंदों, कमीनों, तुम दोनों ने मेरी कमर तोड़ दी। सौरभ जमीन पर लेटे लेटे उन दोनों को जी भर के कोस रहा था। हाँ, ये बात अलग थी कि ना ही उसका कोसना दिल से था और ना ही उन दोनों के ऊपर उसकी कोसने का कोई असर पड़ता दिख रहा था। चल चल, अब अपनी नौटंकी बंद कर और चुपचाप चले यहाँ से। पैकिंग कर ले बेटा, परसों सुबह हमें यहाँ से निकलना है। जाएंगे तो अलग अलग, पर बहुत जल्दी फिर सब एक ही ठिकाने पर मिलेंगे। अमित ने सौरभ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अबे तू ये क्या कह रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सौरभ का एक हाथ अब भी अपनी कमर को पकड़े था और उसने जानबूझकर अपने मुंह का नक्शा बिगाड़ा हुआ था। वो इसलिए है क्योंकि तू अब भी अपनी नौटंकी से बाहर नहीं निकला। ये थोबड़ा अपना सही कर और चल, अभी मार्केट भी चलना है। पुलकित ने सौरभ के सर पर एक टपली मारते हुए कहा। हाँ, चल तो रहा हूँ मैं, अब क्या उड़कर पहुंच जाऊँ तुम दोनों से आगे? सौरभ ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। उधर रूम में सोनम और अंजलि भी एक एक करके अपने सभी कपड़ों को तय करके अलमीरा में सेट कर रही थी। तभी अंजलि के फोन पर सौरभ का एक मैसेज आया। गेट रेडी सून, रीच द एग्जिट गेट इन शार्प 10 मिनट्स। अब ये क्या है? अंजलि खींच गई थी उस मैसेज को पढ़कर। ये कमरे की हालत तो देख लो, किसी चिड़ियाघर से कम नहीं लग रहा था, और इन महाशय को अब भी घूमने जाने की पड़ी है। अंजलि ने एक नजर कमरे की तरफ डाली और फिर सोनम की तरफ देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि सोनम भी उसके जैसा रिएक्शन देगी, मगर सोनम तो चुपचाप अपनी अलमीरा से कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चल दी। हैं, अब तुम्हें कहा है राधा रानी, जे कपड़ा लेके बाथरूम में क्या करने जा रही हो? क्यों, मैसेज का सिर्फ तुम्हारे पास ही आ सकता है, और वैसे हो जे गंध ना तुम्हारे फैलाई भई है तो जाए निपटोगी भी तुम ही, हमारी प्यारी आलू। सोनम ने बड़ी अदा से अंजलि की तरफ अपना फोन लहराया और हंसते हुए बाथरूम में घुस गई। सही है राधा रानी, बहुत सही जा रही हो तुम आजकल। बताओ, अब तुम हमें यहाँ पर जलवे दिखा रही हो? ठीक है सोनू डार्लिंग, सुनो, तुम्हारा तो हम तुम्हारा गुस्सा भी झेल सकते हैं, फिर जे तो तुम्हारी अदा ठहरी। अंजलि ने तेज आवाज में बाथरूम के पास जाकर कहा और फिर जल्दी जल्दी अपनी समेटी लेथन को समेटने लगी थी। आखिर उसे भी तो सौरभ के साथ बाहर जाना था। उस शाम सबने खूब मस्ती की। पुलकित, सौरभ और अमित सारे दोस्त जानते थे कि ये शायद इस तरह की उनकी एक साथ आखिरी मस्ती हो, क्योंकि इसके बाद उन लोगों को अब फाइनल सेमेस्टर एग्जाम ही मिलना था। उसके बाद कौन क्या करता है ये तो भविष्य में ही छुपा हुआ था। ये खूबसूरत यादें ही तो इन सबके पास रह जाएंगी जिन्हें वो जी भरकर जी लेना चाह रहे थे। सोनम और अंजलि के पास भले अभी 1 साल और था, पर उन दोनों के लिए ही उनके लव बर्ड्स तो बिछड़ ही जाएंगे ना। सो फिलहाल उन दोनों के पास भी इस मौके को सेलिब्रेट करने का बहाना था। सोनम, अमित, सौरभ, अंजलि और पुलकित ने अपनी और मयंक की शादी में पहनने के लिए कुछ कपड़ों की खरीदारी वहीं से कर ली। पुलकित और अमित दोनों ही लेडीज सेक्शन में एक दूसरे की नजर बचाकर घुसे थे, पर जल्दी ही कुछ खास की तलाश में एक दूसरे से टकरा गए। दोनों ही अपनी अपनी हालत पर झेप गए और फिर हौले से मुस्कुराते हुए साइड से निकल गए। अब आप सबको ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि वो दोनों ही चोरी छुपे लेडीज सेक्शन में क्यों आए थे। सौरभ और अंजलि भी कई सारी दुकानों को खंगाल चुके थे, पर कभी कोई चीज सौरभ को पसंद नहीं आ रही थी तो कभी किसी चीज पर अंजलि का मुंह बन रहा था। बड़ी मुश्किल से उन दोनों ने अंजलि के लिए कुछ कपड़े पसंद किए, पर जब बात ट्राई करने की आई तो सौरभ ने अंजलि का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा कि रहने दो अंजू, आई नो दैट उन कपड़ों में तुम बहुत क्यूट लगोगी, क्यों टाइम खराब कर रही हो, चलो ना कुछ और देखते हैं। सौरभ ने अंजलि को अपने साथ वहां से ले जाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। हाँ, क्या बात कर रहे हो सौरभ तुम?
अगर ट्राई नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हूँ? अंजलि ने सौरभ की बात को नकारते हुए कहा। अरे यार अंजू, इतनी सी बात के लिए इतना टाइम क्यों लगाना? मेरी आंखों में देख लेना ना, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। सौरभ ने एक बार फिर से उसे वहां से ले जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। पर तुम्हें मेरे ट्रायल करने से प्रॉब्लम क्या है सौरभ? अंजलि हैरत में पड़ गई थी सौरभ की जिद पर। अरे यार, अब तुम फिर से ट्राई करोगी कपड़ों को, फिर से तुम एक बार खुद को 100 बार आईने में निहारोगी, और अगर खुदा ना रास्ता अगर कहीं से वो कपड़े तुम्हें खुद पर अच्छे ना लगे या फिर कहीं वो तुम्हारे फिट के ना हुए, तो फिर मैं तुम्हारे साथ अगले 1 घंटे के लिए फिर बुक हो जाऊंगा। और फिलहाल मुझ में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं तुम्हारे साथ इतने बड़े मॉल का एक बार फिर से पूरा चक्कर लगा सकूं। देवी जी, मैं माफ करो उसे। सौरभ ने अंजलि के आगे अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा। हाउ मीन? सौरभ, तुम्हें मेरे साथ रहना, मेरे साथ घूमना फिरना समय की बर्बादी लगती है? अंजलि ने गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कहा। अरे नहीं अंजू बाबू, बेबी you're taking everything wrong। सौरभ कलपते हुए बोला। नो नो, you're right, एक्चुअली ना आई एम रॉन्ग, जो मैंने तुमसे कुछ उम्मीद लगाई। अंजलि ने अपने सिलेक्ट किए हुए कपड़े वहीं एक ट्रॉली बैग में फेंक दिया और मुंह घुमाकर खड़ी हो गई। अरे यार, मैंने भी क्या बैठे बैठाए मुसीबत मोल ले ली। साला आज का तो दिन ही खराब है। पहले उन दोनों ने मेरी बैंड बजा दी और अब रही सही कसर अंजू निकाल रही है। सौरभ ने मनी मन कुड़ते हुए कहा। अंजलि सुनना यार, प्लीज प्लीज डोंट बी एंग्री यार। सौरभ ने जैसे ही अंजलि के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, उसने झटके से सौरभ का हाथ अपने कंधे से हटा दिया और उसकी तरफ गुस्से से पलटते हुए बोली, अब ना तुम ही करो शॉपिंग, मुझे तुम्हारे साथ कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी है। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी ये शॉपिंग। अंजलि गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ओफो, ये तो अभी से पत्नी वाले रोल में आ गई है यार, आगे ना जाने और कौन कौन से रोल निभाएगी ये। सौरभ ने अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ करते हुए कहा और वहीं एक किनारे पड़े सोफे पर बैठ गया। नाराजगी वाला दिन। अंजलि सौरभ से नाराज होकर पता नहीं कहाँ चली गई थी और सौरभ वहीं पड़े हुए एक सिंगल सोफे पर बैठकर खुद को कोस रहा था कि आज का तो उसका दिन ही खराब है। तब तक वहां पर सुमित और पुलकित भी आ गए थे। सौरभ को यूं सर झुकाए हुए सोफे पर बैठा हुआ देखकर उन सबको ये लग रहा था कि अंजलि अंदर ट्राई करने गई होगी और सौरभ बाहर उसका वेट कर रहा होगा। ओए, और कितनी खरीदारी करोगे तुम दोनों? जब हम दूसरी तरफ कुछ और देखने गए थे तब भी तुम दोनों को हम यहीं ट्रायल रूम के बाहर छोड़कर गए थे, और अब जब वापस लौट कर आए हैं तो अब भी यहीं पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। कुछ खरीदारी अपनी शादी के लिए भी बचा कर रख लियो। पुलकित ने अमित को हाई फाइव करते हुए कहा। डोंट बी सिली यार, मैं आपको इंतजार नहीं कर रहा हूँ बैठकर किसी का। सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप यहाँ आए तो फिर अंजलि कहाँ है? सोनम ने इधर उधर देखते हुए सौरभ की तरफ देखा। वो मुझसे नाराज होकर पता नहीं कहाँ चली गई है। सौरभ ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा। क्या? पर क्यों? लगभग सभी लोग एक साथ ही बोल पड़े। पर क्यों? अमित ने झल्लाकर पूछा और सौरभ ने फिर धीरे धीरे सारी बात उन तीनों को बता दी। ट्रस्ट में यार, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर मैं बस थक गया था और मैं बस जरा सा रेस्ट करना चाह रहा था। सौरभ ने अपनी सफाई देते हुए कहा। इट्स ओके सर, हम समझ सकते हैं, आप परेशान मत होइए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो इस समय कहाँ होगी। सोनम ने सौरभ को समझाया और खुद एक दिशा में बढ़ गई। तू भी ना यार हरदम बोंगड़पन का ही काम करता है और फिर मुझसे पूछता है कि मैं तुझे बोंगड़ महाराज क्यों कहता हूँ। अमित ने भी उसके सर के बाल बिगाड़ते हुए कहा। सीरियसली, तूने अंजलि को कपड़े ट्राई करने से मना कर दिया? मतलब जो काम लड़कियों का फेवरेट होता है तूने उस काम को करने से उसे मना कर दिया? वाह भाई, बहुत दिल वाला है जो लड़की के सामने ही ना करने की हिम्मत रखता है। पुलकित भी सौरभ की फिरकी ले रहा था। अब यार, कोई ये जानकर तो नहीं किया था ना कि मेरे मना करने से वो इतना नाराज हो जाएगी। मुझे तो लगा था कि मेरी थकान के बारे में सुनकर वो खुद ही मना कर देगी और खरीदारी करने के लिए, और वो तो उल्टा नाराज होकर चली गई। सौरभ ने एक बार फिर से अपनी तरफ का क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा। ओके नाउ लीव दिस टॉपिक और चलो चलकर अंजलि के पास चलते हैं। एंड यू बोंगड़ महाराज, माफी मांगनी है तुझे अंजलि से, नहीं तो बेटा फिर तो तू गया काम से। अमित ने शरारत से हंसते हुए सौरभ की तरफ देखा और फिर पुलकित के साथ आगे चला गया, जहाँ से सोनम अभी कुछ देर पहले ही गुजरी थी। सोनम का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अंजलि फूड कोर्ट में एक तरफ किनारे वाली सीट पर बैठी हुई बस इधर उधर बैठे हुए कपल्स को बहुत प्यार से कुछ न कुछ खाती देख रही थी और मनी मन उदास हो रही थी कि सौरभ उसके साथ नहीं था। सोनम ये देखकर हैरान थी कि हमेशा कुछ न कुछ खाने की शौकीन आलू भले बैठी फूड कोर्ट में थी, पर उसने खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था अब तक। ये होते कमाल हो कि उससे। आलू, तुम यहाँ बैठी हो और हम तुम्हें पता नहीं कब से कहाँ ढूंढ रहे हैं। सोनम ने आलू के पास वाली कुर्सी को खींचकर बड़े प्यार से पूछते हुए कहा। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो तुम? और तुम्हारे रघुवंशी सर और उनके जीजा जी कहाँ है जो तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत पड़ गई? अंजलि की आवाज से उसकी नाराजगी साफ मालूम पड़ रही थी। अरे हम तो बस यहीं थे और तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? सौरभ सर कहाँ है? सोनम ने जानबूझकर सौरभ का नाम लिया था जिससे अंजलि के अंदर का दबा हुआ गुस्सा बाहर निकल जाए और वो रिलैक्स्ड हो जाए। हाँ, नाम मत लो अपने सौरभ सर का मेरे सामने। अगर तुम सौरभ की बात करने आई हो ना तो प्लीज सोनू, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करने वाली हूँ। मेरा दिमाग पहले से खराब है और मैं नहीं चाहती कि सौरभ का गुस्सा मैं तुम पर उतारूं। अंजलि ने सोनम की तरफ से मुंह फेरते हुए कहा। अबे यार, ये तो सॉलिड नाराज हो गई है तुझसे। अबे ऐसा भी क्या कह दिया था इससे कि अब वो सोनम से भी बात करने को तैयार नहीं हो रही है? अमित ने सौरभ की तरफ सवालिया नजरों से देखा और इस प्रश्न के बदले में सौरभ बस इतना ही कह पाया कि पता नहीं। उसे तो खुद भी याद नहीं था कि झुंझलाहट में वो अंजलि से क्या क्या और किस लहजे में बोल गया था। ये लो, नुकसान करे कोई और बिल फटे किसी और के नाम पर। पुलकित सौरभ की बात सुनकर धीरे से फुसफुसाया। सौरभ ने उसे घूर कर देखा तो पुलकित अगल बगल देखते हुए सीटी बजाने लगा। वो तीनों ही फूड कोर्ट से कुछ ही दूरी पर खड़े सोनम और अंजलि की बातचीत को कान लगाकर सुन रहे थे और अंजलि का गुस्सा देखकर वो दोनों सौरभ को ही सुना रहे थे। पर अमित को पूरा भरोसा था कि सोनम अपनी बेस्टी का बिगड़ा हुआ मूड बहुत आसानी से मना लेगी और इसीलिए उसने सौरभ को अंजलि के पास ना भेजकर सोनम को इशारा किया था कि वो अंजलि से बात करे। देखो आलू, तुम्हारा गुस्सा एक हद तक जायज है, पर सोनम की बात खत्म होने से पहले अंजलि एक बार फिर से सोनम पर ही बरस पड़ी। तुम्हें मेरा गुस्सा एक हद तक जायज लग रहा है सोनू? सॉरी टू से, पर इस बार तुम गलत हो। मेरा गुस्सा ना हर तरह से जायज है। सोनम अंजलि की बात सुनकर मुस्कुराकर बोली कि नहीं आलू, तुमने सौरभ सर पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया है एक जरा सी बात पर। अंजलि जैसे ही कुछ कहने को हुई, सोनम ने तब तक पास से गुजर रहे एक वेटर से एक कप कोल्ड कॉफी लाने के लिए बोल दिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा कि हाँ आलू, अब तुम ही बताओ कि क्या तुमने कभी सोचा है कि सौरभ सर ने आज तक कभी तुम्हारी तरह या फिर हमारी तरह या फिर यूं कह लो कि किसी भी लड़की की तरह शॉपिंग की है क्या? ये कैसा अजीब सा लॉजिक हुआ? अंजलि ने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा।
वही तो तुम्हें समझाना चाह रहे हैं हम, और तुम्हें भी समझना चाहिए आलू कि सौरभ सर को तुम्हारे साथ शॉपिंग करने में या फिर टाइम स्पेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आलू जिस लड़के ने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ 1 या 2 शॉप्स में से अपने कपड़ों की खरीदारी की हो, उसके लिए एक ही बार में पूरा मॉल घूमना क्या प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा? वो सच में थक गए थे आलू। सोचो यार, जो तुम्हारे लिए अपनी पूरी फैमिली से बात करने की